नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग भारत के भूगोल के तहत भारत के फिजिकल डिविजन्स पढ़ रहे हैं और इससे पहले के कुछ वीडियो में हमने हिमालय की उत्पत्ति और हिमालय का वर्गीकरण और हिमालय संबंधी सारी जो तथ्य थे वो मैंने आपके सामने रखे थे। उसके बाद हमने गंगा के मैदान की भी बात की थी डिटेल में। इसमें हम भारत के तीसरे फिजिकल डिवीजन के बारे में बात करेंगे जिसको हम पेनिनसुलर प्लेटू कहते हैं या हम दक्षिण का पठार भी कहते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत में मैं आपसे कुछ प्रश्न भी पूछूंगा। तो हम ध्यान से इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दक्षिण का पठार भारत में किस तरह फैला हुआ है। सबसे पहले इसको हम या तो पेनिनसुलर प्लेटू कहें या हम सदर्न प्लेटू कहें, दक्षिणी भारत का पठार। पेनिनसुलर का मतलब होता है प्रायद्वीप, इसका मतलब होता है तीन तरफ जिसके पानी हो। और ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि एक तरफ अरब सागर है, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी है, तीसरी तरफ हिंद महासागर है। हालांकि ये दोनों उसी के सीमांत सागर हैं, लेकिन तीन तरफ पानी, इसलिए हम इसको प्रायद्वीप कहते हैं। और उस प्रायद्वीप में सबसे बड़ा फीचर यही है, इसलिए हम इसको प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। ये भारत का सबसे प्राचीनतम भाग है, सबसे ओल्डेस्ट पोर्शन है, क्योंकि प्राचीन समय में ये अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। जब मैंने हिमालय की उत्पत्ति आपको समझाई थी तो वो बताया था कि कैसे वो अफ्रीका से टूट के नॉर्थ ईस्ट में गति करता हुआ वर्तमान में पहुंचा, तो वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। तो एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत का कौन सा भाग है जो पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। यही दक्षिण का पठार या ये पेनिनसुलर प्लेटू है। तो अब आप यहाँ समझिए इसको। हिमालय की उत्पत्ति वाले उस वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था, ये पेंजिया था। वैगनर महोदय ने कहा था कि सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए थे, और उसको उन्होंने पेंजिया कहा था। इनके आसपास ये जो एक महासागर अगर महाद्वीप एक है पेंजिया के नाम पे, तो फिर एक महासागर बन जाता है, उसका नाम उन्होंने पेंथेलासा कहा था। खैर अभी हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पेंजिया टूटा, टूटने के बाद यहाँ इंडिया की लोकेशन है। और ये टाइम चल रहा है, देखिए कब किस टाइम और किस युग की बात है। फिर ये थोड़ा और आगे बढ़ता है, देखिए ये नॉर्थ ईस्ट में आगे बढ़ता है इस तरह से, ऑस्ट्रेलिया और ये दोनों। तो ऑस्ट्रेलिया इस तरह आगे बढ़ता है और ये बेसिकली पूरी ही प्लेट है, तो वो इस तरह से आगे बढ़ रही है। तो आप देखिए ये जुरासिक पीरियड में फिर यहाँ पहुंच गया था, उसके बाद क्रिटेशियस काल में वो यहाँ पहुंच गया था, और फिर यहाँ जाके ये तैतीस सागर से टकराया था। और इस बारे में हम हिमालय की उत्पत्ति के साथ बहुत डिटेल में बात भी कर चुके हैं। तो ये जो पूरा क्षेत्र है दक्षिण का पठार, जो आज वर्तमान में हम इसको यहाँ देख रहे हैं, ये पहले कभी अफ्रीका में यहाँ जुड़ा हुआ था। ये जो समय है ये अलग अलग जो रेफरेंसेस हैं उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी मिलता है, क्योंकि ये हमारा एक अच्छा अच्छा अनुमान है। हमने तो इन सब चीजों को नहीं देखा और देख भी नहीं सकते हैं, लाखों करोड़ों साल पहले की बातें हैं ये सारी। अब ये जो भारत, दक्षिणी भारत है, वो अफ्रीका से टूटने के बाद उसके जो मूव करने का डायरेक्शन रहा, वो डायरेक्शन रहा नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, इस तरह से मूव किया और आज भी ये कर रहा है। कन्याकुमारी लगभग 5 से 10 सेंटीमीटर के आसपास हर साल नॉर्थ ईस्ट में बढ़ जाती है, खिसक जाती है, ऐसा ऐसे कुछ रेफरेंसेस कहते हैं। और यहाँ पर भी वो टाइम चल रहा है, देखिए कितने साल पहले ये भारत कहाँ था, दक्षिणी भारत या प्रायद्वीपीय भारत कहाँ था। तो ये समय जो है उसमें फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अलग अलग रेफरेंसेस में मिल सकता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 16 सेंटीमीटर पर साल से लेके पर ईयर से लेके 5 सेंटीमीटर पर ईयर के बीच में इसकी गति रही है, डायरेक्शन, इसकी स्पीड रही है। और फिर ये यहाँ के तैतीस सागर से टकराया था और हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। तो इसका मतलब यह है कि इसका इस भाग का जो फॉर्मेशन है वो तो तभी हो चुका था जब वो अफ्रीका से जुड़ा हुआ था। तो ये बहुत ही पुराना हिस्सा है भारत का। अब आप देखिए इसके शेप पर हम जाएंगे तो ये एक ट्रायंगल है, त्रिभुजाकार बनता है। इसकी आकृति को हम ध्यान से देखेंगे, त्रिभुजाकार है। ठीक है, इसकी जो उत्तरी बाउंड्री है वो यहाँ अरावली पर्वत, इधर कैमूर की पहाड़ियां हैं, इधर राजमहल की पहाड़ियां हैं, और ये शिलोंग का पठार, ये भी इसी का हिस्सा है। आगे अपन बात करेंगे कैसे। तो ये सब इसकी उत्तरी सीमा बनाते हैं, और इसके बाद फिर गंगा का मैदान शुरू हो जाता है। तीन जो सीमाएं हैं वो तटीय मैदान बनाते हैं, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, और ये दक्षिण में भी वो तटीय मैदानों के ही हिस्से हैं।
तो ये 3 सीमाएं तो उसकी तटीय मैदानों से बन जाती है, और उसकी उत्तरी सीमा ये कुछ पर्वत है, कुछ पठार है, उससे मिलके बन जाती है। सारी ये पहाड़ियां हैं इस दक्षिण के पठार के उत्तरी हिस्से में। राजमहल राजस्थान से अगर हम कन्याकुमारी तक ऐसे देखें तो लगभग 1800 किलोमीटर लंबा होगा ये। और अगर गुजरात से वेस्ट बंगाल की तरफ ये दूरी देखें तो लगभग 1400 किलोमीटर होगी। तो इससे इसकी विशालता का पता चलता है, ये बहुत बड़ा हिस्सा है भारत का। इसके ढाल की बात करेंगे तो या तो पूर्व की तरफ, या हम कह सकते हैं दक्षिण पूर्व की तरफ, क्योंकि ये सारी नदियां जो निकलती है वो किसी न किसी इस डायरेक्शन में बहती हैं। और हमेशा ध्यान रखना, भूगोल में अगर आपको स्लोप देखना है कि किसी भी जगह का ढाल किस तरफ है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, नदियां किस तरफ बह रही हैं, जिस तरफ नदी जा रही होगी ढाल ऑलमोस्ट उसी तरफ होगा। तो ये सारी नदियां इस तरफ बह रही हैं। हम नदियों वाले चैप्टर में इसको और पढ़ेंगे डिटेल में, नदियों के बारे में। एवरेज हाइट इसकी बहुत ज्यादा नहीं है, 600 से 900 मीटर के आसपास है। कुछ कुछ चोटियां और इससे ज्यादा भी ऊंची हो सकती है, लेकिन मूलतः हम कहें तो इस ऊंचाई के साथ में ये आपको मिलेगा। फिर यह है, ये भारत का लार्जेस्ट फिजिकल डिवीजन है, सबसे बड़ा भौतिक विभाग, लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और भारत का एरिया लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो आप ये मान लीजिए लगभग लगभग आधा इंडिया इसी फिजिकल डिवीजन के द्वारा कवर किया हुआ, 50% पोर्शन उसका लगभग। और ये भी हम कह सकते हैं कि 14 राज्यों में फैला हुआ है। और आप ये सारे राज्य यहाँ देखिए, वो कौन कौन से राज्य हैं। 14 राज्य, इवन मेघालय तक। ठीक है, मेघालय बिल्कुल अलग थलग यहाँ राज्य है, लेकिन वो जो मेघालय राज्य है वो भी इसी का हिस्सा है। मैं आगे बात करूंगा कैसे। तो ये सारे स्टेट है। अब आप सोचिए, इन सब स्टेट्स की लोकेशन मैं आपको पहले वाले वीडियोस में बता चुका हूँ। तो आप देखिए सब कौन कौन से राज्य हैं, कहाँ है इस पूरे सेक्टर में, आप इनको पहचानने की कोशिश कीजिए। इस तरह से बहुत बड़ा फिजिकल डिवीजन, सबसे पुराना फिजिकल डिवीजन भी हम इसको कहते हैं। इस मैप में हम इसको देखते हैं। ये देखिए पूरा, ये अरावली से यहाँ, और फिर ये इस तरह से यहाँ राजमहल की पहाड़ियां, और ये शिलोंग का पठार है, और फिर ये पूरा यहाँ तक दक्षिण तक कन्याकुमारी तक, और फिर यहाँ से ये गुजरात और फिर राजस्थान तक ही। तो पूरा ट्रायंगुलर शेप में आप इस तरह से देखिए। और देखिए भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इतना बड़ा हिस्सा है कि इसको अलग अलग टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इस पठार के अंदर, दक्षिण के पठार के अंदर कई सारे छोटे छोटे पर्वत हैं, कई सारे छोटे छोटे पठार हैं। तो हम इनको अलग करके देखते हैं कि कौन कौन सा पठार कहाँ पर स्थित है। तो इसको इसी मैप पर हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखते हैं मेजर माउंटेन्स इन पेनिनसुलर प्लेटू, मतलब इस दक्षिण के पठार के अंदर या प्रायद्वीपीय पठार के अंदर कुछ मुख्य पर्वत हैं, वो कहाँ पर है और उनकी लोकेशन कहाँ पर है, ये हम बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे अरावली पर्वत। ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम पर्वत है, जिसकी उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। बहुत पुराना पर्वत है। हम जब राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे तो इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे। यहाँ पर अरावली में एक चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। ये जो चोटी है, ये मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, मध्य भारत की, क्योंकि इससे ऊंचा या तो फिर यहाँ नीलगिरी में इस तरफ मिलेगा आपको ऊंचा क्षेत्र जो पश्चिमी घाट है, या फिर इससे ऊंचा हिमालय में मिलेगा। इस मध्य भारत में, इसमें ये जो पूरा रीजन है, इसमें सबसे ऊंची चोटी ये गुरु शिखर ही। दूसरा पर्वत विंध्याचल पर्वत, ये मध्य प्रदेश में इस तरह से फैला हुआ है। और तीसरा यहाँ देखिए सतपुड़ा, और इस विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में से ही नर्मदा नदी इस तरह से निकलती है। बेसिकली ये रिफ्ट वैली है, दोनों पर्वत ऐसे हैं, बीच का हिस्सा टूट के नीचे चला गया, इसको हम रिफ्ट वैली कहते हैं। और उसी रिफ्ट वैली में से होके नर्मदा नदी बहती है। यहाँ पर आप देखिए, ये महादेव की पहाड़ियां, ये मध्य प्रदेश के अंदर ही है। ये मैकाल हिल्स, मैकाल की पहाड़ियां हम इसको कहते हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है ये। इसी तरह से कैमूर हिल्स, ये भी मध्य प्रदेश में और थोड़ी बहुत छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ पर है राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है, अब ये जो राजमहल की पहाड़ियां थोड़ी झारखंड में है, बाकी पश्चिम बंगाल के अंदर है। और ये जो राजमहल की पहाड़ियां हैं, ये यहाँ से आगे चलते हुए शिलोंग के पठार को पहले किसी समय में कनेक्ट करती थी, लेकिन वर्तमान में ये इससे अलग हो गया है। हम आगे और चर्चा इस पर करेंगे। यहाँ देखिए गड़जाट की पहाड़ियां हैं, ये झारखंड और उड़ीसा की सीमा पर है, थोड़ी थोड़ी दोनों में पड़ती है। इधर गीर की पहाड़ियां, ये गुजरात में है।
सतमाला, उसके बाद अजंता, हरिश्चंद्र और बालाघाट, ये पर्वत जो हैं सारे महाराष्ट्र में स्थित हैं। इस तरह से इनकी लोकेशन है। यहाँ देखिए नल्ला माला की पहाड़ियां आंध्र प्रदेश के अंदर मूलतः ये है। इसके बाद अगर हम इसको देखेंगे तो इसको हम पूर्वी घाट कहते हैं। यहाँ से देखकर यहाँ आप पूरा देखिए, ये पूर्वी घाट है, ठीक है। एक कंटिन्यूस पर्वत है, लेकिन बीच बीच में नदियों ने इसको इरोजन कर दिया। जैसे यहाँ महानदी ने इसका इरोजन कर दिया है, कृष्णा और कावेरी ने भी इसका इरोजन कर दिया है। यहाँ पर हम देखें तो कावेरी ने इसको इरोजन कर दिया है। तो ये सारी नदियां जहां जहां से निकल रही हैं वहां इसका इरोजन हो गया है। लेकिन लगभग सीधा सीधा ये पर्वत यहाँ से ऐसे चलता है, जिसको हम कहते हैं पूर्वी घाट। ये पश्चिमी घाट है, ठीक है, बिल्कुल ये कंटिन्यू चलता है ऐसे, इस तरह से। और जो नदियां सारी इधर से निकलकर इस तरफ बहती हैं भारत में, वो सारी कहीं ना कहीं वेस्टर्न घाट से ही निकलती है, जो जो इस तरह से आती है। जैसे हम गोदावरी की बात करें, कृष्णा की बात करें, कावेरी की बात करें, तो ये नदियां इधर से ही निकलकर ऐसे बहती है। इसको हम पूरे को कहते हैं वेस्टर्न घाट। ये सारे माउंटेन हैं जो इस दक्षिण के पठार में है। आपको मूलतः इसमें राज्य ध्यान रखने होंगे कि कौन सा पर्वत किस राज्य में है। ज्यादातर ये सवाल कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए पालनी की पहाड़ियां हैं, जो वेस्टर्न घाट है उसके उससे थोड़ा सा इस तरह निकली हुई हैं तमिलनाडु के अंदर, पालनी हिल्स कहते हैं इनको। अब यहाँ ध्यान से देखिए, मैं इस वेस्टर्न घाट के बारे में थोड़ी सी डिटेल में आपको बात कर रहा हूँ। ये जो पश्चिमी घाट है ये कंटिन्यूस एक पतला पर्वत है, पतला पतला सा ऐसे चलता रहता है। तो इसके अलग अलग टुकड़े हैं। इसका जो उत्तर वाला हिस्सा है, ये गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक वाला, इसको हम सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। ये मूलतः महाराष्ट्र में फैला हुआ है। इसके बाद हम आगे वाला जो हिस्सा देखेंगे तो सह्याद्री पर्वत से लेकर फिर इधर चलेंगे हम, तो ये मूलतः कर्नाटक और गोवा वाला जो हिस्सा है इसको हम नीलगिरी पर्वत कहते हैं। यहाँ तक देखिए, उस नीलगिरी पर्वत के बाद हम इसको अन्नामलाई पर्वत कहते हैं, और ये केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक इन तीनों के बीच में यहाँ पर जंक्शन पॉइंट है एक तरह से। तो ये अन्नामलाई कहलाता है यहाँ पे। और अगला है कार्डोमम की पहाड़ियां, ये केरल और तमिलनाडु के सीमा पर बीच में। तो ये केरल और तमिलनाडु की सीमा ही है बेसिकली। और ये नीलगिरी पर्वत है, नीलगिरी और अन्नामलाई, और ये सारे इन तीनों राज्यों की जंक्शन पॉइंट है एक तरह से। अब आप यहाँ पर ध्यान देना, ये जो अन्नामलाई है, ये जो अन्ना का मतलब होता है ना, अन्ना मतलब हाथी से मतलब है, माला का मतलब होता है पहाड़ियां। तो अन्नामलाई इसको हाथियों का पर्वत भी कहते हैं, अन्नामलाई मतलब इसका ये माउंट एलिफेंट माउंटेन। तो ये जो अन्नामलाई है इसके अंदर एक चोटी है जिसका नाम है अनाईमुड़ी, ठीक है। मूलतः ये केरल में लोकेटेड है, लेकिन बाउंड्री बिल्कुल पास ही है तमिलनाडु की। तो उसमें एक चोटी है अनाईमुड़ी। ये अनाईमुड़ी 2695 मीटर ऊंची है। मतलब ये है कि दक्षिणी भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिणी भारत की। इससे ऊंचा तो फिर ये हिमालय में ही मिलेगा आपको, बाकी कहीं कोई चोटी इस भारत में तो इससे ऊंची कोई चोटी नहीं है। उसके बाद आप देखिए दूसरी तमिलनाडु के अंदर ही एक और चोटी है, दोदा बेटा, जो नीलगिरी में है, यहाँ बिल्कुल दक्षिण वाले हिस्से में यहाँ पे। और इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ये दक्षिणी भारत की, या हम पश्चिमी घाट कहते हैं, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। तो दोदा बेटा स्थित है नीलगिरी में, और अनाईमुड़ी स्थित है अन्नामलाई में, और इनकी ये हाइट्स है दोनों की। तो ये दोनों चोटियां ध्यान रखना, अक्सर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछी जाती है। और ये तो अब आप समझ में होंगे, महाराष्ट्र में मूलतः इसको सह्याद्री पर्वत कहते हैं, कर्नाटक में इसको मूलतः नीलगिरी पर्वत कहते हैं, अन्नामलाई और कार्डोमम ये केरल और तमिलनाडु में इनको कहा जाता है। और ये दोनों इसकी चोटियां हैं। अब आप देखिए ईस्टर्न घाट को हम देखेंगे तो ये इस तरह से फैला हुआ है, जगह जगह नदियों ने इसका अपर्दन कर दिया, मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया। लेकिन यहाँ एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसकी सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, ये ओडिशा में है। और इसकी दूसरी ऊंची चोटी है मलयागिरी, वो भी ओडिशा में है। लेकिन महेंद्रगिरी की हाइट ज्यादा है उससे, 1501 मीटर ऊंची है। ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, ओडिशा राज्य में स्थित है। अब हम बात करेंगे मेजर प्लेटूज इन पेनिनसुलर प्लेटू। दक्षिण के पठार के अंदर कुछ और पठार हैं, उनकी भी हम बात करते हैं, वो पठार कहाँ कहाँ है और किस किस तरह से। हम सबसे पहले बात करेंगे मालवा के पठार की।
ये मालवा का पठार मूलतः मध्य प्रदेश में स्थित है, लेकिन दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में भी इसका कुछ हिस्सा है, थोड़ा दक्षिणी पश्चिमी यूपी में भी इसका हिस्सा है, लेकिन मूल जो मेजर पार्ट है उसका वो मध्य प्रदेश के अंदर है। ये प्राचीन लावा से बनी हुई काली चट्टानें हैं, सारी लावा निर्मित चट्टानें हैं जो जिसके ऊपर काली मिट्टी पाई जाती है, और इसीलिए ये मालवा का जो पठार है वो अफीम के उत्पादन के लिए बहुत प्रचलित है। तो काली मिट्टी जो होती है उस पर कपास भी अच्छी पैदा होती है, अफीम भी होती है, गन्ना भी अच्छा पैदा होता है, तो इसके लिए ये बहुत प्रसिद्ध है, और मूलतः अफीम की खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध ये पठार है काली मिट्टी वाला। अगर हम अगले पठार की तरफ देखें तो यहाँ बुंदेलखंड है, ये मध्य प्रदेश और यूपी की सीमा पर, यहाँ पर आप देखिए थोड़ा यूपी में भी है, थोड़ा मध्य प्रदेश में भी है। अगला बघेलखंड, ये मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। इस पठारी क्षेत्र को हम बघेलखंड कहते हैं, और ये है छोटा नागपुर का पठार। अब यहाँ ध्यान देना, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है इस पठार के लिए। एक तो इस पठार को भारत का खनिज भंडार कहा जाता है, और दूसरा इस पठार को भारत का रूहर कहते हैं। रूहर जर्मनी में एक जगह है जहाँ पे कोयला बहुत ज्यादा मिलता है, लोहा भी थोड़ा बहुत मिलता है। यहाँ पर भी यही हालत है, इस पूरे में कोयला और लोहा दोनों भारी मात्रा में मिलते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, भारत का रूहर या भारत का खनिज भंडार। याद रखना, भारत के किस पठार में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं, तो वो यही है। इसी पठार के अंदर भारत में सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। और आपने कुछ जिलों के नाम सुने होंगे, जिसमें हजारीबाग, रांची, इसके पास ये सिंह भूमि, ये कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो मिनरल्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है, यानी कि झारखंड में स्थित है। तो इनके बारे में हम खनिजों वाले चैप्टर में और बात करेंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पठार है खनिजों के हिसाब से अगर हम देखें। अगला पठार है शिलोंग का पठार। अब आप कहेंगे कि ये तो पूरा अलग थलग है, इसका हिस्सा कैसे हो गया? बिल्कुल सही है, ये मेघालय में स्थित है, और इसी पठार में वो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां हैं। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से इसको देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो तीनों पहाड़ियां हैं, ये तीनों जनजातियों के नाम हैं, पहली बात तो ये है। अब ये जो पहाड़ियां हैं, इसमें से गारो, खासी और जयंतिया ये इस तरह से फैली हुई है, और मेघालय का मतलब होता है मेघों का घर। अब ये जो पठार है, इस पठार के अंदर जो खासी की पहाड़ियां हैं, इन खासी की पहाड़ियों में विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है, जहां पर चेरापूंजी और मासिनराम स्थित है। तो एक तो ये विशेषता इसकी बड़ी महत्वपूर्ण है, हम जलवायु वाले चैप्टर में इस पर और बात करेंगे कि यहाँ ज्यादा बारिश क्यों होती है और उसका कारण क्या है। लेकिन खासी पहाड़ी में चेरापूंजी और मासिनराम, मासिनराम भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है, और विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है, लगभग 1300 सेंटीमीटर, चेरापूंजी में लगभग 1200 सेंटीमीटर, विश्व में सबसे ज्यादा बारिश वाले स्थान है। खैर, अभी हम इसको कंप्लीट एक पठार के तौर पर देखते हैं। तो ये छोटा नागपुर का पठार है, और यहाँ मैंने आपको कहा था पहाड़ियों वाले उसमें कि राजमहल की पहाड़ियां हैं। तो पहले कभी पुराने समय में ये राजमहल की पहाड़ियां सीधी कनेक्ट करती थी इस छोटा नागपुर के पठार से, यानी कि गारो से। फिर क्या हुआ, भूगर्भिक हलचलें हुई, हम जानते हैं कि पहले तैतीस सागर था, फिर यहाँ हिमालय की उत्पत्ति हुई, फिर गंगा का मैदान बना, ये सारी भूगर्भिक हलचलें चल रही है। तो क्या हुआ, ये हिस्सा पूरा जो है फॉल्ट पड़ा, और यहाँ से ये टूटा, टूटने के बाद ये हिस्सा नीचे धस गया, तो यहाँ एक गड्ढा बन गया। तो राजमहल और गारो पहाड़ियां एक दूसरे से अलग हो गई, इसलिए इसको राजमहल गारो गैप भी कहते हैं, राजमहल गारो गैप कहा जाता है। दूसरा, यहाँ पर एक पश्चिम बंगाल में जगह है मालदा, तो उसको मालदा गैप भी हम कह सकते हैं। तो मालदा गैप या गारो राजमहल गैप के द्वारा ये शिलोंग का पठार दक्षिण के पठार से अलग हो गया। लेकिन पता कैसे चल रहा है? पता इसलिए चल रहा है कि शिलोंग के पठार में जो जो चट्टाने हैं, उनका फॉर्मेशन है, वो सेम है दक्षिण के पठार से, बिल्कुल मिलता जुलता है। ये हिमालय जैसी मिट्टी नहीं है शिलोंग के पठार में, ये दक्षिण के पठार जैसी चट्टाने और मिट्टी, और प्राचीन है, हिमालय तो नया बना हुआ। तो इसलिए हमें पता चल रहा है कि ये इस तरह का है। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये टूट के नीचे चला गया, खड्डा बन गया, गड्ढा बनने से और इसके साथ एक और घटना घटती है, ये हिस्सा तो नीचे जाता है, लेकिन इधर पाकिस्तान में कोटवार का पठार है, और ये सतलुज का जो मैदान है, ये सतलुज का मैदान ऊपर उठा है, और ये कोटवार का पठार वाला बेसिन, और ये नीचे गया, ये इस तरह से चला गया। तो विद्वान कुछ ये भी मानते हैं कि यहाँ पहले एक नदी बहती थी जिसका नाम है शिवालिक नदी। आपको याद हो तो मैंने शिवालिक श्रेणी पढ़ाया था, तब भी ये बात करता था। एक ऐसी कंटिन्यूअस नदी बह रही थी जिसको हम शिवालिक नदी भी कह सकते हैं, कुछ विद्वानों ने इसको इंडो ब्रह्मा नदी भी कहा है, इंडो ब्रह्मा।
फिर क्या हुआ, ये भूगर्भीय हलचल हुई, उधर वाला हिस्सा ऊंचा हो गया, ये नीचा हो गया, तो वही नदी 3 हिस्सों में बट गई थी। एक हिस्सा इसका ये इस तरह से रह गया, वो ब्रह्मपुत्र कहलाता है, ये गंगा कहलाती है, और इधर सिंधु। तो वो बेसिकली तीनों नदियां उस इंडो ब्रह्मा नदी या शिवालिक नदी के ही टुकड़े हैं, ऐसा भी विद्वान मानते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये गारो गैप जो है वो गारो राजमहल गैप जो बना उसने शिलोंग के पठार को अलग कर दिया। तो अब यहाँ एक प्रश्न पूछा जाता है कि शिलोंग का पठार भारत के किस भौतिक विभाग का हिस्सा है। तो याद रहे, आपको देख के लगेगा वो हिमालय का हिस्सा होगा, लेकिन वो दक्षिण के पठार का हिस्सा है, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए अगले कुछ और पठार देखते हैं हम। यहाँ दक्कन का पठार है, ये बहुत महत्वपूर्ण पठार है, फिर क्रिटेशियस काल के अंदर बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। काली मिट्टी, भारत में सबसे ज्यादा काली मिट्टी इसी पठार पे पाई जाती है। थोड़ा गुजरात वाला हिस्सा भी इसमें है, मध्य प्रदेश का थोड़ा, लेकिन मूलतः ये महाराष्ट्र में है, और उसके जितने भी पड़ोसी राज्य हैं उनमें थोड़ा थोड़ा सब में फैला हुआ है, लेकिन मूल हिस्सा इसका दक्कन जो है वो महाराष्ट्र में। अब यहाँ एक कंसेप्ट और क्लियर कर लीजिए, कभी कभी इस पूरे पठार के लिए, दक्षिण के पठार या प्रायद्वीपीय पठार के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर लिया जाता है कि दक्कन का पठार इस पूरे को कहते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना, पूरे को नहीं कहते। दक्कन का पठार केवल महाराष्ट्र उसके आसपास वाले इसी को दक्कन कहते हैं, बाकी पूरे को तो दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार ही कहते हैं। पर कुछ 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 किताबों में, गाइड बुक में ऐसा लिख देते हैं कि ये पूरा दक्कन का पठार है, तो ये महाराष्ट्र वाले हिस्से को ही दक्कन कहते हैं। और काली मिट्टी और कपास के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध जगह है एक तरह से हम कहते हैं। इसके बाद देखिए कर्नाटक का पठार है, इसको मैसूर या धारवाड़ का पठार भी हम कह सकते हैं कर्नाटक के पठार को। ये रॉयल सीमा का पठार है जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों के बीच में इस तरह से फैला हुआ है। यहाँ तेलंगाना का पठार है, पहले ये आंध्र प्रदेश में ही था, लेकिन अब पूरा स्टेट ही नया बन चुका है तेलंगाना करके। यहाँ दंडकारण्य है, ये मूलतः छत्तीसगढ़ के अंदर है, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन इसका उड़ीसा में भी पड़ता है। दंडकारण्य इसका तो रामायण में भी काफी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये सारे भारत के दक्षिणी भारत में स्थित कुछ प्रमुख पठार हैं जिनको मैंने लोकेशन करके आपको बताया है कि वो कहाँ कहाँ पर है और उनकी खास विशेषता क्या है और वो किस राज्य में स्थित है। यही सवाल आपसे ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम इस वेस्टर्न घाट के अंदर कुछ घाट है, घाट का मतलब होता है दर्रा, पास, तो उनकी बात करते हैं वो कौन कौन से हैं। तो इस तरह से आप देखिए 4 दर्रे बड़े महत्वपूर्ण हैं जो इस पूरे वेस्टर्न घाट के अंदर हैं। सबसे पहला थाल घाट या कसारा घाट भी इसको कहते हैं, ये मुंबई टू गोवा, ये देखिए ये थाल घाट है या कसारा घाट, इधर मुंबई है। अब मुंबई से आपको कोलकाता की तरफ निकलना हो तो हम इस घाट का इस्तेमाल करेंगे या इस दर्रे का या इस पास का इस्तेमाल करेंगे और इधर चले जाएंगे। कोई जरूरी नहीं मुंबई से कोलकाता, बीच के किसी भी जगह पे जाना हो तो हम इससे निकल कर जा सकते हैं, लेकिन मूलतः मुंबई कोलकाता को जोड़ता है, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरा है भोर घाट, ये भी महाराष्ट्र में ही है, दोनों महाराष्ट्र में है, और यहाँ मुंबई है। फिर अब इसको हमको पुणे की तरफ आना है या इधर चेन्नई की तरफ आना है तो हम मुंबई से निकलकर इस भोर घाट से इस वाले इन किसी भी स्थान पे जाना हो हम निकल चलते हैं, लेकिन मूलतः ये कहा जाता है कि मुंबई से चेन्नई को जोड़ने वाला ये दर्रा है। तीसरा पाल घाट या इसको पलक्कड़ घाट भी कहते हैं, और ये कोचीन इस तरफ है और ये चेन्नई, कोचीन चेन्नई को जोड़ने के लिए ये अच्छा दर्रा है, यहाँ से निकलकर हम आसानी से कोचीन की तरफ जा सकते हैं और कोचीन से चेन्नई की तरफ जा सकते हैं। अब आप एक इसके लिए ये ध्यान रखना कि ये नीलगिरी में है, वैसे तमिलनाडु के अंदर पड़ता है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि नीलगिरी और अन्नामलई को अलग कर देता है, इसी घाट के सारे नीलगिरी और अन्नामलई अलग होते हैं। ये भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा है जो इन दोनों को अलग करता है, पाल घाट करता है किसको, नीलगिरी को और अन्नामलई को। अगला है शैनकोट, ये बिल्कुल दक्षिण में है, केरल और तमिलनाडु के बीच में, इधर त्रिवेंद्रम जगह है और इधर मदुरई जगह है, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए ये अच्छा माना जाता है। तो इस तरह से ये 4 दर्रे बड़े महत्वपूर्ण हैं जो इस वेस्टर्न घाट में दक्षिण के पठार के अंदर स्थित हैं, तो इनको ध्यान रखिए। इसी तरह से मैंने हिमालय के दर्रे भी आपको बताया था जब हम हिमालय पढ़ रहे थे, तो उन हिमालय वाले उन दर्रों के साथ भारत के ये दर्रे भी बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इसका भारत के लिए महत्व क्या है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है भारत का। उसके कुछ मेजर जो चीजें हैं, एक तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, भारत का सबसे बड़ा हिस्सा है, सबसे पुराना हिस्सा है, और भारत का लगभग आधा हिस्सा 14 राज्य इसमें राज्यों में ये फैला हुआ है।
और 50% हिस्सा। तो आप इसकी विशालता से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत का मतलब आधा पोर्शन ये अकेला ही कवर कर रहा है क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर हम देखें। दूसरा, इसमें आकस्मिक भूगर्भीय हलचलों का अभाव है। जैसे हम हिमालय को देखें तो उसमें भूकंपीय घटनाएं बहुत तेज गति से घटती रहती है, जल्दी जल्दी, और बड़े हाई स्पीड के रिक्टर पैमाने पर हाई भूकंप आते हैं, क्योंकि वो ऊपर उठ रहा है, अस्थिर क्षेत्र है। लेकिन इस पठारी क्षेत्र को एक तरह से स्थिर क्षेत्र माना जाता है, यहाँ ज्यादा भूकंपीय घटनाएं नहीं होती हैं। लेकिन दो तीन घटनाएं ऐसी घटी हैं जिन्होंने हमारा ये भ्रम तोड़ा है। जैसे हम भूज का भूकंप कहें, लातूर किलारी का भूकंप भी अगर हम कहें, तो हमारा कुछ भ्रम ये टूटा है। लेकिन फिर भी उतना सिस्मिकली एक्टिव जोन नहीं है जितना हिमालय है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको स्थिर क्षेत्र माना जाता है। इसकी जलवायु बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि वैसे तो ये धीरे धीरे दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो इक्वेटर के पास आता जाता है, विषुवत रेखा के पास आता जाता है, लेकिन हाइट होने की वजह से थोड़ा ठंडा रहता है, और तीनों तरफ समुद्र है तो उसका समकारी प्रभाव भी पड़ता है, और प्लस थोड़ा ऊंचा भी है। तो इस वजह से बहुत क्लिष्ट जलवायु नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ह्यूमिड रहता हो या बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है, ऐसा है। अच्छी जलवायु रहती है लगभग। मतलब साल भर हम ये देख सकते हैं कि 22 डिग्री, 25 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री लगभग ऐसा टेम्परेचर चलता है। हालांकि हर जगह अलग अलग रहता है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं इसके बीच में मूव करता है वो। तो एक अच्छा जलवायु इसकी मानी जाती है। खनिजों के मामले में याद रखिएगा, भारत के जितने भी धात्विक खनिज हैं सब इसी पठार से निकलते हैं। और इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता दूं। भारत में सबसे ज्यादा रिचेस्ट जो है वो तो छोटा नागपुर का पठार है, मैंने अभी आपको कहा, वो भारत का खनिज भंडार है, भारत का रूहर कहते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्षेत्र भारत में खनिज का, ये कर्नाटक का पठार है, जिसको मैसूर का पठार या धारवाड़ का पठार कहते हैं। ये छोटा नागपुर के पठार के बाद भारत का सबसे इंपॉर्टेंट, या हम ये भी कह सकते हैं कि दक्षिणी भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज वाला जो पठार है वो ये कर्नाटक का पठार, या मैसूर का पठार, धारवाड़ का पठार भी कहते हैं इसको। तीसरा, भारत में सबसे इंपॉर्टेंट खनिज वाला जो क्षेत्र है वो अरावली है। तो अब आप देखिए, छोटा नागपुर का पठार, कर्नाटक का पठार और अरावली, आप उठा के देखिए, कहीं ना कहीं आपको जो मिनरल्स हैं भारत के, और मूलतः जो धात्विक खनिज हैं, वो तो आपको इन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट होते हुए दिखाई देंगे मूलतः, सामान्यतः। ऐसा नहीं है कि इनके बाहर कुछ है ही नहीं, लेकिन ज्यादातर अधिकांश उन्हीं में। तो आप ये अंदाजा लगाइए कि धात्विक खनिज और अधात्विक भी बहुत सारे इसके अंदर मिलते हैं। तो खनिजों की दृष्टि से ये पठार भारत का लाइफ लाइन कह दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट पठार आप इसको कह दीजिए। उपजाऊ काली मिट्टी, मैंने मालवा के पठार की बात की, मैंने दक्कन के पठार की बात की, और भी आप देखिए पूरा ये जो ईस्टर्न पोर्शन है, वेस्टर्न पोर्शन है इसका, मालवा के पठार से लेकर धारवाड़ की काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, बहुत अच्छी है फसलों के उत्पादन के लिए। और जो इसका पूर्वी वाला हिस्सा, उसमें थोड़ी लाल मिट्टी पाई जाती है, लेकिन वेस्टर्न वाले पोर्शन में काली मिट्टी पाई जाती है। तो उस हिसाब से भी हम देखें तो बहुत अच्छा है। अच्छा, पठार ज्यादा ऊंचा नहीं है, तो खेती करने के लिए, बसने के लिए, बाकी जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा ये उपलब्ध कराता है। सघन वन, याद रहे, मैं फॉरेस्ट वाले चैप्टर में और बात करूंगा, लेकिन भारत के सबसे ज्यादा वन इसी दक्षिण के पठार में स्थित है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जल विद्युत की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि थोड़ा उबड़ खाबड़ है, और बड़ी बड़ी नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और इनकी सारी सहायक नदियां, महानदी वगैरह। तो क्या, पानी ऊपर नीचे चलता रहता है, तो आप बड़े बड़े डैम बना के बिजली उत्पादन कर सकते हो। यहाँ बड़े डैम बनाने पड़ेंगे, कारण कि ये सारी नदियां मौसमी हैं। तो ऐसे में फिर पानी को पीछे इकट्ठा करके फिर साल भर हम उस पानी को बहा के बिजली पैदा कर सकते हैं। तो विद्युत की संभावना तो है, लेकिन बड़े बड़े डैम के साथ में। हिमालय के साथ में आपको बड़ा डैम बनाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर से भी आप बिजली बना सकते हो, क्योंकि वो साल भर बहती है। इसी तरह से हम देखें एग्रीकल्चर, तो भारत में अभी मैंने मिट्टी के साथ कपास की बात की थी, गन्ना सबसे ज्यादा यहाँ पैदा होता है, मक्का, चावल, केरल के अंदर मसाले पैदा होते हैं, नीलगिरी के अंदर चाय, कॉफी, मतलब बहुत ज्यादा यहाँ एग्रीकल्चर की पॉसिबिलिटीज हैं। ये पूरे आधे भारत का पेट एक तरह से भर रहा है एग्रीकल्चर के माध्यम से, अगर हम देखें तो इस पर कृषि वाले चैप्टर में और भी हम बात करेंगे। तो इसकी इंपॉर्टेंस देखो आप, बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर ये भारत का बनता है। अब इतना कुछ समझने के बाद में हम इस पर्वत, इस दक्षिण के पठार से संबंधित कुछ सवाल आपसे पूछेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप इनके जवाब देंगे। पहला सवाल है, प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन समय में किस महाद्वीप का हिस्सा था?
दूसरा, राजमहल की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? किस पठार को भारत का खनिज भंडार कहा जाता है? दंडकारण्य पठार किस राज्य में स्थित है? मुंबई से कोलकाता जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सा दर्रा अन्नामलई एवं नीलगिरी पर्वत को अलग करता है? तो ये कुछ प्रश्न मैंने इसमें चुने हैं। वैसे मैंने जितनी बातें इस वीडियो में कही हैं सब प्रश्न का कारण बनती है, तो आप इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, अपने आप का मूल्यांकन कीजिए। अगर आपको कुछ प्रश्न का आंसर नहीं आ रहे हैं तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिए, तो आपको इनके आंसर जरूर मिलेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपने मेरा ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में मैं भारत के अगले जो फिजिकल डिवीजन है, जिसमें तटीय मैदान है, थार का मरुस्थल है, द्वीप समूह है, उनकी बात करूंगा। फिलहाल आप अपने आसपास पानी को बचाइए, पेड़ों की रक्षा करिए और हमारी पृथ्वी को बचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।